नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के पहले अध्याय का एक टॉपिक जिसका नाम है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। यहाँ पे आप देखें तो भ्रमण में ये र इस पे रहता है, भ पे रहता है, भ्रमण ऐसे होता है। थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग में त्रुटि हो चुकी है तो कोई बात नहीं है। चलिए इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण पर। मतलब कि जो अपरिमेय संख्याएं हमने पहले पढ़ी है उन संख्याओं को हम एक बार से पुनः पढ़ेंगे, उनका भ्रमण करेंगे। अर्थात जो चीज़ें अगर हमने परिमेय संख्या के बारे में जानी है उसको भी जानेंगे और कुछ चीज़ें अगर नहीं भी जानी होंगी तो उस चीज़ को भी जानेंगे जो बच गया होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। और इसको हम QC से या कहीं कहीं अब S से निरूपित करते हैं। ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में जानी है जहां हमने वास्तविक संख्या का परिचय देखा था, परिमेय और अपरिमेय संख्या वहां पे हमने चर्चा की है और वहां पे हमने इस चीज़ को अच्छे से समझा था। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर भी हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम केवल चर्चा करेंगे। जैसे कि हम अध्याय वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं और वास्तविक संख्या को हम क्या जानते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो यहाँ पे हम अपरिमेय संख्याओं की चर्चा एक बार से फिर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम किस चीज़ के बारे में कि अपरिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है ये क्या होता है। परिभाषा होता है ये होता क्या चीज़ है, इसकी जानकारी लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसे हम या आप कोई भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q जो होना चाहिए शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं तो √2, √3, √5, √10, √8 या पाई। हम लोग पाई को भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसको हमने देखा था, इसे समझा भी था कि क्यों बोलते हैं पाई को अपरिमेय संख्या। इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके साथ साथ कुछ दशमलव की संख्याएं होती है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं तो 1.12 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 डैश 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 और अनंत तक चली जाएंगी। ये संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती है। इन दशमलव संख्या का क्या खास बात होता है कि इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए ये भी दशमलव संख्याएं हैं और इनका जो प्रसार है दशमलव के बाद अंकों का ये अनंत तक है और ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन एक बात ये दोहराती है, दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को नहीं दोहरा रहे हैं। 1 2 के बाद यहाँ पे 3 1 की संख्या है, 1 2 के बाद यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 4 है। यहाँ पे क्या आएगा, कोई सीमित नहीं है, कुछ भी अंक आ सकता है। और इस प्रकार के दशमलव संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रकार और इन्हें हम भिन्न रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात इन्हें भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है। लेकिन कई बच्चों का प्रश्न ये भी हो सकता है, हमने वहाँ भी समझा था कि क्या एक ऐसी संख्या जिसे हम रूट में लिखेंगे उसे हम अपरिमेय बोल देंगे। ये प्रश्न जेन्युइन है कि कोई भी बच्चा पूछ सकता है कि आप लिख रहे हैं, आप √2 को क्यों कह रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, या √5 को √10 को क्यों कह रहे हैं। तो मैं सीधा जवाब दूं तो मैं कह सकता हूं कि जब इनका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे ना तो अशांत अनावर्ती आएगा, अर्थात दशमलव के बाद जो अंक आएंगे वो एक दूसरे को दोहराएंगे भी नहीं और वो कभी खत्म भी नहीं होंगे, अर्थात वो अशांत अनावर्ती प्रकार के दशमलव प्रकार होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो √2 √3 √5 लिखा हुआ है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। या दूसरा कारण हम ये दे सकते हैं कि अगर देखें कि √2 को अगर कोई कहे कि √2 को हम 2/1 भी तो लिख सकते हैं, तो उसकी बात में कोई गलत बात नहीं है। √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या थोड़ी बन गया, ये तो अभी भी अपरिमेय है। क्यों है? क्योंकि √2/1 को अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, P/Q।
इससे जब हम तुलना करेंगे तो p क्या आएगा, √2 और q का मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसको कहेंगे कि q तो शून्य के बराबर नहीं है और √2 क्या है, p के बराबर है। यहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन p को हम देख रहे हैं कि √2 है और √2 क्या पूर्णांक होता है, नहीं होता है। अर्थात इस प्रकार की संख्या को हम लोग एक नाम देते हैं और उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक बात और थी कि हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि कोई संख्या जिसे हम रूट में लिख रहे हैं वो परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी, कैसे हम जानेंगे। सभी को हम अपरिमेय कह देंगे क्या, तो नहीं। इस बात का ये मतलब है कि अगर कहूँ कि कोई भी संख्या यदि रूट में है, मान लेते हैं कि एक संख्या a है जो रूट में है, यदि a अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा होता चला जाएगा। अगर इसकी जानकारी लेनी है आपको अपरिमेय संख्या के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। यदि a पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये एक परिमेय संख्या होगा। अगर a एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अब बात आती है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो मैं अगर सीधा बताऊं तो पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं होती है, जैसे किसी संख्या का, जैसे 2 ले रहे हैं तो 2 का अगर स्वयं से गुणा कर दें 2 से तो जो संख्या बनेगी, जो गुणनफल बनेगा, जैसे कि 4, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का अगर हम स्वयं से गुणा कर दें 4 से तो जो संख्या बनेगी 16, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अर्थात किसी संख्या का स्वयं के साथ गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है वो संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर वो रूट में है, जैसे कि रूट में अगर 4 लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, अर्थात बनेगा 2। 2 एक परिमेय संख्या होता है, अर्थात रूट का 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में हमने क्या देखा था कि यदि एक परिमेय संख्या को यदि एक परिमेय संख्या के साथ जोड़े तो क्या आएगा, घटाए तो क्या आएगा, गुणा करे तो क्या आएगा, भाग दे तो क्या आएगा। इसी प्रकार से हमने देखा था कि अपरिमेय संख्या के साथ यदि योगफल क्या आएगा, इसका गुणनफल क्या आएगा, घटाव क्या आएगा और भागफल क्या आएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, घटाव, गुणनफल और भागफल देखा था और अच्छे तरीके से समझा था। इसी के बाद एक अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ देखा था, घटाव, योगफल, गुणा और भाग। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब चलिए इसके आगे की चीज़ों को समझते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। इसी अपरिमेय संख्या के पुनर्भरण में हमें एक प्रमेय देता है और कहा जाता है, इसको देखिए ये प्रमेय क्या कह रहा है। इस प्रमेय को पढ़ते हैं, इसे समझते हैं और इसका क्या प्रयोग होगा उसे भी हम देखेंगे। इसका प्रयोग मैं सोचता हूं कि जब प्रश्नों को हल करेंगे तब मैं बताऊं, यहाँ पे नहीं। तो चलिए जब हम प्रश्न को करेंगे तब इसका हम प्रयोग जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्रमेय कह क्या रहा है। ठीक है, इस प्रमेय का कथन है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। पढ़ के फिर से समझने का प्रयास करते हैं। पहली बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो समझने का प्रयास कीजिए, या जो चीज़ भी आप समझे हैं, हो सकता है कि आप गलत समझे हो तो मैं फिर से समझाऊंगा, उसे भी समझिएगा। क्या कह रहा है मैं फिर से बताता हूँ, मैं पढ़ के एक बार बताऊंगा। इस बार प्रत्येक शब्द और वाक्य पे हम ध्यान देंगे। कह रहा है कि मान लेते हैं कि p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये हो गया एक अभाज्य संख्या। अब बताइए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। परिभाषा भी यहाँ पे हम रिवीजन कर लेंगे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, यदि हम मान लें कि p एक अभाज्य संख्या है और p ये जो दिया हुआ है ये a² को विभाजित कर रहा है या करती है, मतलब a²। a क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इस धनात्मक पूर्णांक की हम बात करें तो ये धनात्मक पूर्णांक भाज्य भी हो सकते हैं, अभाज्य भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण ले तो हम मान सकते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13,
15, 20 कुछ भी हो सकता है, ये सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये हो गए धनात्मक पूर्णांक। अब क्या बात कह रहा है ये परिमेय, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। यहाँ पे ये इसने कहा कि पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। मतलब ए स्क्वायर क्या है, किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग होगा ए स्क्वायर। अगर हम ए बराबर 6 लें तो 6 का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर। यदि ए बराबर हम 10 लें तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यदि ए बराबर हम 13 लें तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर हो जाएगा। यही बात कह रहा है। और कह रहा है कि यदि, अब यहाँ पे देखिए मेन बात, कि यदि हम इस ए स्क्वायर को पी से भाग देते हैं, यदि भाग देने के बाद ये पी ए को कटा देता है, तो यदि हम ए से पी में भाग देंगे तो भी भाग लग जाएगा। अब समझ में नहीं आया होगा कि क्या कह रहा है। इस चीज़ को हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण ये कि इस चीज़ को हम यहाँ से मिटा देते हैं। आप समझ गए होंगे कि ए अगर कुछ है उसका स्क्वायर क्या होगा। उदाहरण के रूप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए का मान ले लेते हैं 6, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर पी कोई एक अभाज्य संख्या ले लें, जैसे कि हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, अगर हम ए स्क्वायर बट्टा पी लिखते हैं अर्थात 6 स्क्वायर बट्टा 3 लिखते हैं, तो ये क्या आएगा। अगर हम 3 से भाग देंगे 6 स्क्वायर में तो कटेगा क्या, कटेगा 6 गुणे 6 इसको लिखेंगे और 3 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। मतलब यदि 3 6 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये जो 3 लिखा हुआ है 3 6 को भी विभाजित करेगा, तो 6 बट्टा 3 लिखेंगे तो ये 2 बार में विभाजित करेगा अर्थात कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ। और यही ये कह रहा है कि यदि एक पी अभाज्य संख्या है, पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे ए का मान क्या है, 6 है, ए स्क्वायर क्या हो गया, 6 स्क्वायर हो गया अर्थात 6 स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो इस 6 को भी 3 विभाजित करेगा। यही है इस प्रमेय का मतलब। अब दूसरा चीज़ समझ लेते हैं इसी में। अब अनेक बच्चों का कन्फ्यूजन हो सकता है तो यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 13 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हमने a बराबर 13 ले लिया तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम p बराबर फिर से 3 लें या हम 5 मान लें, कोई भी एक अभाज्य संख्या माननी है, p एक अभाज्य संख्या होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो p को हमने एक अभाज्य संख्या मान लिया और यहाँ पे हम a स्क्वायर बट्टा p लिखें अर्थात 13 स्क्वायर बट्टा 5 लिखें तो ये विभाजित करेगा क्या। इस उदाहरण में हमारा 13 क्या है, एक अभाज्य है, तो 13 गुणे 13 बट्टे 5 हो जाएगा। 5 क्या कभी 13 गुणे 13 को विभाजित करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो या तो 13 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा या 13 गुणे 13 से विभाजित होगा। और 13 गुणे 13 जो आएगा वो एक भाज्य संख्या बनेगा। तो यहाँ से 5 इसको नहीं विभाजित कर रहा है अर्थात 5 13 को भी विभाजित नहीं करेगा, यानी कि हम 13 बट्टे 5 लिखेंगे तो इसका भी कोई भागफल नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परिमेय आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले उदाहरण लेकर समझाया, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार दोबारा से प्रयास कीजिए इस वीडियो को देखने का। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आती है, क्या दिक्कत होता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या स्क्रीन पर कहीं दिख रहा होगा तो वो भी मिल जाएगा। अन्य सारे भी आपको सोशल मीडिया वेबसाइट वहाँ पर दिख रहे होंगे तो उसको सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नावली को देखेंगे, प्रश्नावली 1.3 को, और वहीं पे हम समझ लेंगे कि ये जो परिमेय हम लोग पढ़ रहे हैं, परिमेय नंबर 3 है, इसका प्रयोग क्या है, वहाँ पे हम लोग प्रयोग भी देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।